सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 8 जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स, और इस चैप्टर की 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। और भी चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे आप देखोगे टाइटल के नीचे मोर लिखा होगा, वहाँ आपको क्लिक करना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ भी देखो मोर लिखा है, उस पर क्लिक करोगे तो नीचे देखोगे क्लास 6 साइंस, उसके आगे लिंक दिया, उस पर क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है वहाँ से देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो का लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 8.1 ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था और हिंज जॉइंट तक हमने पढ़ लिया था। आज एक और जॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे, फिक्स्ड जॉइंट्स। ये क्या होते हैं? कुछ जॉइंट जो हमारी हड्डियों के बीच में होते हैं हमारे सर में, वो डिफरेंट होते हैं उनसे जो कि अभी हमने पढ़ा। तो हमने अभी बहुत सारे जॉइंट के बारे में देखा और उन जॉइंट्स में किस तरह का मूवमेंट होता है ये भी हमने देख लिया। अगर हम सर की बात करें, अपने हेड की बात करें, तो वहाँ कुछ ऐसी हड्डियाँ होती हैं, वो भी जॉइंट होती हैं, लेकिन वो इन सब से अलग होती हैं। कैसे अलग होती हैं? द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट। तो सर में जो आपकी हड्डियाँ होती हैं वो जॉइंट तो रहती हैं लेकिन वो मूव नहीं कर सकती। तो ऐसे जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड जॉइंट्स। यानी वहाँ से जॉइंट तो है लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हो सकता, ना ही वहाँ से बेंडिंग हो सकती है, ना रोटेशन हो सकता है। तो वो जॉइंट हमारे फिक्स्ड जॉइंट कहलाते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हो वाइड, यानी पूरी तरह से मुंह खोलते हो, गोलगप्पे या फुल्की जिसे कहते हैं, उसे खाने के लिए मुंह खोलते हो ना, जब पूरा मुंह खोलते हो तो उस समय क्या होता है? यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड। अब ध्यान देना, जब आप मुंह खोलते हो तो आपका जो नीचे वाला जॉ है, नीचे वाला जो जबड़ा है, वो आपके सर से दूर जाता है, नहीं जबड़ा आपके नीचे की तरफ जाता है। इज़न्ट इट? क्या ऐसा नहीं होता? ये आपका इस तरह से स्कल है, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला जो जॉ है, नीचे वाला जो जबड़ा है, जहाँ नीचे वाला दांत होता है, खाने के लिए या बोलते टाइम जब आपका मुंह खुलता है तो आप देखोगे यही जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला जो जबड़ा है, जॉ है, वो नीचे की तरफ आता है। तो नीचे की तरफ आएगा तो बाकी सर वाले हिस्से से दूर जाएगा कि नहीं? यही बात कही जा रही है। अब ट्राई करो मूव करना अपर जॉ को। नीचे वाला जबड़ा तो नीचे आ गया, वो सर से दूर हो गया, लेकिन क्या ऊपर वाला जबड़ा भी मूव होता है? क्या वो सर से दूर जा सकता है? आर यू एबल टू मूव इट? क्या मूव कर पा रहे हो? नहीं कर पाओगे। क्यों? देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ हेड विच इज अ फिक्स्ड जॉइंट। ऊपर वाला जो जॉ है, ऊपर वाले जो आपका जबड़ा है जहाँ दांत वगैरह लगा होता है, वो आपके सर से जुड़ा है। किस जॉइंट से? फिक्स्ड जॉइंट से। इसीलिए वो सर से दूर नहीं जाएगा। आप फील करना, मुंह अगर आप अपना खोलो पूरा और नीचे वाले जॉ पे हाथ रखो तो देखो कि नीचे वाला जॉ आपका नीचे जाएगा, वो मूव करता है, वो सर से दूर जाता है। ऊपर वाला वहीं लगा है, सर में फिक्स है, तो वो आपका फिक्स जॉइंट है। तो हमने कुछ जॉइंट के बारे में पढ़ा जो कि कनेक्ट करते हैं हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप। तो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट का अलग अलग जो शेप है वो क्यों होता है? जैसे सर आपका थोड़ा गोल टाइप का है, हाथ आपका लंबा है, पैर हाथ से भी थोड़ा सा अलग है, पैर की उंगलियां देख लो, हाथ की उंगलियां देख लो। तो ये जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो क्यों होता है, ये आपको बताना है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जिस बॉडी पार्ट में जिस तरह की हड्डी होगी वैसा ही शेप होगा, क्योंकि हड्डी के ऊपर ही आपका जो है गोश्त लगता है, फिर स्किन आती है और वो शेप बन जाता है। जैसी हड्डी होगी उसी तरीके से वो बॉडी के पार्ट का शेप होगा। सर की हड्डी अभी आगे देखोगे, नहीं तो आप जानते ही हो कि वो गोल टाइप की होती है, इसीलिए सर भी आपका देखो लगभग गोल जैसा होता है। हाथ और पैर की हड्डी लंबी लंबी होती है, इसलिए हाथ पैर आपका लंबा लंबा दिखता है। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक अ डॉल, अगर आपको एक डॉल बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? परहैप्स अ फ्रेमवर्क। आपको एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, एक ढांचा टाइप को बनाना पड़ेगा टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर, इजंट इट? तो डॉल अगर आपने नहीं बनाया तो नहीं समझ पाओगे। पहले के टाइम क्या होता था, जो कपड़े से डॉल बनाई जाती थी उसमें क्या करते थे मालूम? ऐसे तार लगाते थे, हार्ड सा तार होता था, ऐसे लगा लिया, यहाँ से एक कनेक्शन कर लिया, यहाँ से एक कनेक्शन कर लिया, इधर से ऐसे कर लिया, इधर से ऐसे कर लिया, तो एक ढांचा टाइप का बन जाता था। फिर कपड़े से उसका पूरा कवर बनाते थे और उस पर चढ़ा देते थे, तो ऐसे पूरा ये कवर होता था जो कि ऊपर ऐसे चढ़ा होता था, और फिर इसी के अंदर रुई भर दी जाती थी। तो इसकी वजह से क्या होता था, जो डॉल होती थी ना वो एक शेप में सही आ जाती थी, वरना वो ऐसे कहीं से भी घूम सकती थी, वो बॉल टाइप की बन जाती, सीधी खड़ी नहीं रह पाती। इसीलिए तार लगाए जाते थे। आज के टाइम तो वो फ्रेमवर्क मिलता है, अगर आपको बनाना है तो वहाँ से लेके और उस तरह से बना सकते हो। यानी एक ढांचे की ज़रूरत होती है जो उसको एक शेप दे। तो जितनी भी हड्डियाँ हमारी बॉडी के अंदर हैं ये भी एक फ्रेमवर्क बनाती हैं, एक ढांचा बनाती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का शेप है। यानी जैसी हड्डी होगी वैसे ही बॉडी का शेप होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब इस बॉक्स के अंदर क्या लिखा है वो देख लेते हैं। जो ह्यूमन स्केलेटन होता है, इंसान का जो कंकाल होता है, पूरी हड्डी का जो ढांचा होता है वो स्केलेटन होता है। उसके अंदर आपके 305 बोन्स होती है एट बर्थ। यानी कोई बच्चा जब पैदा होता है उस टाइम उसकी बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 305। द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंज विद एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, नंबर ऑफ बोन्स भी चेंज हो जाती हैं।
इट डिक्रीजेस टू 206 बोन्स बाय एडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज टुगेदर। तो होता ये कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें 305 बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, फिर कुछ हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं। यहाँ क्या लिखा है, फ्यूज टुगेदर, यानी बिल्कुल जैसे चिपक जाना, आपस में जुड़ जाना, जैसे वो एक ही हो, तो उनको एक ही माना जाता है। जैसे मान लो आपके पास कहीं पर 2 हड्डी थी, ऐसे ऐसे थी यहाँ पर, अब ये पूरी तरह अच्छी तरह से जुड़ गई तो इसको हमने एक मान लिया, तो कम हो गई नहीं, पहले 2 थी तो 1 हो गई। अब इसी तरह से होता है, स्टार्टिंग में 305 थी, फिर कुछ हड्डियाँ आपस में जुड़ गई तो कम होकर 206 हो गई। ये जो फ्रेमवर्क होता है, यानी हड्डी का पूरा जो ढांचा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं, कंकाल कहते हैं। फिगर देख सकते हो, ये आपके लेफ्ट साइड में बनी हुई है। अब हम ये कैसे जानेंगे कि ये जो शेप है, जो बना हुआ है, वो ह्यूमन स्केलेटन, इंसान का ही कंकाल है, कैसे हम मान लें? भाई किसी ने हड्डी देखी क्या? आपने अपनी हड्डी नहीं देखी, तो क्या असली में हड्डी निकाल के देखना पड़ेगा क्या? मतलब कैसे पता चला कि हाँ इस तरह की हड्डी है? कुछ तो आप फील हो सकती है, लेकिन पूरा एग्जैक्टली इस तरह ढांचा बना लेना, ये तो बिना देखे हो नहीं सकता। लेकिन हड्डी तो अंदर होती है, दिखती कैसे है? हम कैसे जानेंगे कि अलग अलग जो हड्डी हमारी बॉडी के अंदर है उनका शेप क्या है? तो हमें कुछ आइडिया मिल सकता है शेप के बारे में, कितनी हड्डियां हैं कुछ बॉडी पार्ट में, बाय फीलिंग देम, यानी टच करके, फील करके बॉडी के कुछ पार्ट में हम ये तो आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पर 2 हड्डी दिख रही है, यहाँ 1 हड्डी समझ में आ रही है। इतना फील होने पे कुछ जगह पर आप बता सकते हो कितनी हड्डी है, कैसा शेप होगा, हल्का सा आइडिया लगा सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि हाँ हर जगह पर कितनी हड्डी है और किस शेप की है। तो पता कैसे चलता है? तो एक तरीका ये जानने का कि हड्डी का शेप क्या है, वो ये कि एक्सरे इमेज देख ली जाए बॉडी की। जब एक्सरे होता है, जैसे आपकी पूरी बॉडी का एक्सरे कर लिया जाए, तो एक्सरे में क्या होता है, हड्डी की फोटो आ जाती है। एक्सरे तो आपने देखा ही होगा, तो उससे पता चल जाता है कहाँ पर कितनी हड्डी है, उनका शेप क्या है। क्या आप अपने फैमिली में किसी को जानते हो जिसका एक्सरे हुआ हो किसी भी पार्ट का बॉडी के? जैसे अक्सर हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, तो एक्सरे वगैरह होता है। तो कोई फैमिली में आपके ऐसा हुआ? कभी कभी क्या होता है कि हमें चोट लग जाती है, जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, तो डॉक्टर क्या कहता है, भैया एक्सरे करा लो, ताकि एक्सरे देख के पता चले कि क्या कोई चोट वगैरह अंदर तक तो नहीं लगी, हड्डी में तो कोई चोट नहीं लग गई। जैसे हड्डी मान लो कभी टूट जाती है, तब तो पता चल जाता है ये तो टूट गई। कभी कभी हड्डी टूटी नहीं होती, हल्का सा क्रैक आ जाता है, तो वो क्रैक तो नहीं समझ में आएगा, उसकी वजह सूजन होती है, तो डॉक्टर कहता है ये तो फूल है यहाँ पर, तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि हड्डी अंदर से क्रैक हो गई। तो फिर एक्सरे कराता है, तो एक्सरे में दिखता है कि हाँ क्रैक है कि नहीं है। तो एक्सरे जो है वो दिखाती है कि हमारी हड्डियों का शेप क्या है। अब फील करो हड्डी को अपने 4 आर्म में, यानी आपका जो आर्म का नीचे वाला हिस्सा है और अपर वाला हिस्सा, एल्बो से नीचे वाला जो हिस्सा है, रिस्ट से पहले 4 आर्म, ये मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, और एल्बो और शोल्डर जॉइंट के बीच में जो हिस्सा है वो आपका अपर आर्म है। लोअर लेग देख लो, यानी जो नी से आपके घुटने से नीचे वाला हिस्सा है, और अपर लेग नी से ऊपर वाला हिस्सा जो जांग वाला हिस्सा है, इनको आपको फील करना है, टच करो, देखो। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट, हर पार्ट में कितनी हड्डी है ये देखो, जानने की कोशिश करो। यहाँ तो आप आइडिया लगा सकते हो। जैसे 4 आर्म की बात कर लें, आपकी जो एल्बो है और रिस्ट के बीच में, वहाँ देखोगे 2 हड्डियाँ होती हैं। अपर आर्म के अंदर 1 होती है, लोअर लेग में आपकी 2 होती है, और अपर लेग के अंदर 1 होती है। यहाँ भी आप देख सकते हो, ये इमेज है, तो देखो अपर आर्म में यहाँ पर 1 हड्डी है, और 4 आर्म में नीचे वाले लोअर आर्म में 2 हड्डियाँ हैं। लेग में देख सकते हो ये अपर वाले हिस्से में 1 है और नीचे आपकी 2 है। इसी तरीके से फील करो द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट एंड कंपेयर दीज विद द एक्सरे इमेज। अपना जो एंकल है, टखना है, और जो नी है यानी घुटना है, उसके जॉइंट को फील करो, टच करो, देखो आपको क्या समझ में आ रहा है, कैसी हड्डी है, कहाँ पर हड्डी है, कितनी हड्डी, कुछ आइडिया लग रहा है? नीचे आपको एक्सरे दिया है, उससे आप कंपेयर कर सकते हो। फिगर 8.8 एक्सरे इमेज ऑफ एंकल एंड नी जॉइंट। तो यहाँ लिखा तो ज़रूर है एंकल एंड नी जॉइंट, लेकिन ये दोनों ही इमेज आपकी नी जॉइंट की है, घुटने की है। ये साइड से है, साइड से देखोगे तो इस तरह से दिखेगी। घुटने के ऊपर आप टच करना तो कटोरी टाइप का दिखता है, उसको कटोरी ही कहते ही है, तो वो आपको यहाँ ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपकी कटोरी टाइप की है, टच करके आप फील कर सकते हो। तो ये नी जॉइंट है, इसको साइड से और सामने से देखोगे तो नी जॉइंट इस तरह से दिखेगा। और ये भी इमेज देखो उल्टी बनाया है, 1 हड्डी देखो यहाँ दिखा रहा है, 1 हड्डी यहाँ दिखा रहा है, तो 2 हड्डी तो नीचे साइड में होती ना, अपर साइड में तो 1 हड्डी होती है। तो इस एक्सरे के अंदर जो दोनों इमेज है वो आपकी नी की है, घुटने की है। एक तो आपकी सही है, साइड से दिखा रहा है, एक सामने से दिखा रहा है, उसको उल्टा कर दिया है। ये देखो क्लियर इमेज है, यहाँ से देख के आप समझ सकते हो कि ये जो साइड से ली गई इमेज और ये सामने से ली गई है। तो डबल जो बोन है वो नीचे साइड में है, ऊपर वाले में तो 1 ही हड्डी है, ठीक है। तो ये नी जॉइंट है। बाकी एंकल का आपको नहीं दिया था, तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका एंकल जॉइंट है, ठीक है। ये एंकल जॉइंट की आपके एंकल है, और फुट जो है इसका पूरा एक्सरे है। अपनी फिंगर्स को बेंड करो, मोड़ो। क्या आप बेंड कर पा रहे हो हर जॉइंट पे, यानी आपकी उंगली में जितने भी जॉइंट है, क्या सब जगह से बेंड कर पा रहे हो? तो अगर जैसे मैं ये वाली फिंगर की बात करूँ तो इसको मैं यहाँ से बेंड कर ले रहा हूँ, यहाँ से बेंड हो सकती है, यहाँ से बेंड हो सकती है, तो हर जगह से बेंड हो जा रही है।
हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव? आपकी बीच वाली उंगली में कितनी बोन्स है, कितनी हड्डियां हैं? तो ये रही आपकी मिडिल फिंगर, देख सकते हो। एक तो ये वाली बोन है, फिर आगे जाके यहाँ जॉइंट है, फिर एक हड्डी ये होती है, यहाँ पर फिर जॉइंट, और एक ये होती है। तो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हो 3 बोन है, 1 2 3। तो इसमें आपकी 3 है। फील द बैक ऑफ योर पाम, आपको जो पाम है उसके पीछे आप फील करो, टच करो, देखो। इट सीम टू हैव मैनी बोन्स, इजंट इट? तो आपको फील होगा कि बहुत सारी हड्डियां हैं, क्या ऐसा नहीं है? यहाँ देख सकते हो पाम में आपको ये हड्डियां जो आपकी फिंगर वाली है यहीं पर ऐसे पीछे दिखेंगी। यहाँ इस इमेज में देख सकते हो जो ब्लू कलर से है ये आपकी फिंगर्स की बोन्स है। जहाँ पर हमको मिडिल फिंगर का पूछा था तो वहाँ पर 3 हड्डियां हैं। अगर थंब का आपसे पूछे तो थंब में देखो 2 ही हड्डियां हैं। बाकी जो येलो कलर वाला है ये पाम के अंदर रहती है, ये आपको दिखेंगे नहीं, यानी बाहर से आप फील कर सकते हो, ये अंदर ही रहती हैं। इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, क्या आपकी जो कलाई वो फ्लेक्सिबल है, यानी इधर उधर घुमा सकते हो, मोड़ सकते हो? तो ये हमने देख लिया था कि हाँ फ्लेक्सिबल है, रोटेशन भी इसके अंदर होता है, बेंडिंग इसके अंदर होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स, तो ये जो आपकी कलाई है ना इसमें एक हड्डी नहीं होती, कई सारी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम कार्पल्स कहते हैं। वैसे इसमें टोटल 8 बोन्स होती है, 8 हड्डियाँ होती हैं। यहाँ पर इमेज में देख सकते हो जो लाइट ग्रीन कलर से है वो आपके कार्पल्स हैं, रिस्ट बोन भी कहते हैं इसे, कलाई की हड्डियाँ। तो टोटल ये 8 होती हैं। क्या होता अगर यहाँ पर एक ही हड्डी होती, यानी आपके कलाई में सिर्फ एक ही हड्डी होती, तो आपकी जो कलाई है, रिस्ट है, वो फ्लेक्सिबल ना होती, मुड़ नहीं सकती थी, रोटेशन नहीं हो सकता था, बस एकदम सीधा फ्लैट जैसा हाथ होता। अब एक्टिविटी 4 कर लेते हैं। एक गहरी सांस लो और सांस को रोके रखना थोड़ी देर के लिए। अब फील करो अपनी चेस्ट बोन्स, यानी आपकी जो चेस्ट में बोन्स है उसको फील करो, टच करो, क्या फील हो पा रही है? देखो अगर आप मोटे हो तो फिर आपको सही से नहीं समझ में आएगा, अगर पतले दुबले हो तो आप फील करोगे तो आपको पतली पतली हड्डियाँ फील होंगी, महसूस होंगी। एंड बैक बोन, तो चेस्ट बोन, आपकी चेस्ट में जो हड्डी है उसको फील करो। बैक बोन, पीछे जो आपकी हड्डी है उसको फील करो। बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडिल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम, तो एक साथ आगे की तरफ, यानी अपने चेस्ट को प्रेस करो, बैक पीठ को प्रेस करो और फील करो क्या कोई हड्डी है, कैसी है, कुछ आइडिया लग रहा है? तो आगे आपको फील होगा कि पतली पतली हड्डियां हैं। पतले दुबले हो तो आप काउंट भी कर सकते हो, कुछ आपको आइडिया लग जाएगा हाँ कितनी हड्डियां हैं। काउंट एज मेनी रिब्स, तो रिब्स क्या है? बोन्स ऑफ चेस्ट, जो चेस्ट में आपकी बोन्स होती है उसको हम रिब्स कहते हैं, पसलियाँ जिसे कहते हैं हिंदी में। तो आपकी जो पसली है पतली पतली होगी, टच करोगे तो आपको हो सकता है 4-5 तो काउंट कर लो, तो काउंट करना जितना आपसे हो सके। अब ऑब्जर्व करो जो फिगर आपको 8.10 दी है, तो इस तरह से आपकी जो चेस्ट है सामने देखोगे ये ऐसी हड्डी होगी। तो केयरफुली आपको ऑब्जर्व करना है और कंपेयर करना है जो आपने फील किया था चेस्ट बोन में। तो इस फिगर में देखोगे और जो आपने टच करके फील किया था तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ पतली पतली हड्डी हमको फील तो हो रही थी, तो हाँ पतली पतली हड्डियाँ होती हैं यहाँ पर। तो हमें देखने को ये मिलेगा जो आपकी रिब्स हैं, जो पसलियाँ हैं, वो क्या है? आर क्यूरियसली बेंड, यानी एक खास तरीके से वो मुड़ी हुई हैं। कैसे मुड़ी हुई हैं? दे ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। ये जो आपकी पसलियाँ हैं, पसलियाँ पहले क्या है देख लो, ये जो पतली पतली ऐसे डंडी टाइप का दिख रहा है इधर साइड भी, और ये जो मैं येलो कलर से कर रहा हूँ ये आपकी रिब्स हैं, पसलियाँ हैं, ठीक है। तो ये मुड़ी है, मुड़ के देखो पीछे साइड से जाकर आपकी रीढ़ की हड्डी में कनेक्ट है, और आगे से जाके यहाँ पर एक जो हड्डी है, इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ कि ये जो ब्लू कलर से कर रहा हूँ इसको हम स्टर्नम कहते हैं। वैसे ये नाम आपको याद नहीं रखना, जस्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो ब्लू कलर से ये स्टर्नम है, और जो येलो कलर से मैंने किया है ये आपकी रिब है। एक है तो रिब कहेंगे, यानी एक पसली, और ढेर सारी है ना तो सब मिला के रिब्स कहते हैं। तो आगे की तरफ ये स्टर्नम से कनेक्ट रहती है, और पीछे की तरफ ये जो आपकी पसलियाँ हैं ऐसे घूम के जाके पीछे आपकी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, पीठ में पीछे जो हड्डी है वहाँ जाके ये कनेक्ट रहती हैं। जैसे यहाँ देख सकते हो ये वाली इधर दिखेगी आपको, इधर से ये कहीं से घूम के आके यहाँ कनेक्ट है। तो ये जो आपकी रिब्स हैं यानी पसलियाँ हैं, और जो आपकी बैकबोन है यानी रीढ़ की हड्डी है, और आगे जो स्टर्नम है, ये पूरा आपका जो कनेक्शन है ये मिलाकर आपका रिब केज बनाता है। केज का मतलब पिंजड़ा, यानी पसलियों का एक पिंजड़ा है, और देखने से भी आपको पिंजड़े की तरह लग रहा है। और पिंजड़े के अंदर कोई चीज़ बंद रहती है, जैसे चिड़िया वगैरह है, तो इसके अंदर क्या बंद रहता है इसको भी हम देखेंगे। देयर आर 12 रिब्स, तो याद रखना ये कितनी पसलियाँ हैं? 12 रिब्स हैं ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट। 2 साइड है उसके, दोनों साइड यानी हर एक साइड 12 रिब्स हैं। तो चलिए मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये नीचे की तरफ जो निकली है 11, और ये 12। हर जो पसली है ना वो आगे की तरफ आगे स्टर्नम से कनेक्ट नहीं रहती, नीचे की जो 2 है वो नहीं कनेक्ट रहती, वो फ्री रहती हैं,
ठीक है। तो 10 ऊपर की कनेक्ट रहती हैं, ऐसे जाकर देख सकते हो ये कनेक्ट है, और नीचे की 2 फ्री हैं। तो टोटल आपकी 12 हो गई, यानी 12 इस साइड 12 इस साइड। आपसे पूछा जाए अगर टोटल कितनी पसलियाँ होती है तो आप कहोगे 24, और ये पूछा जाए कि हर एक साइड कितनी होती है तो हर एक साइड 12-12 होती है। ठीक है। तो क्वेश्चन देख के अगर आपको एग्जाम पूछा जाए तो ध्यान से समझना कि क्या पूछा जा रहा है। कुछ जो इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं इस केज के अंदर, इस पिंजड़े के अंदर। वो कौन कौन से होते हैं वैसे यहाँ लिखा तो नहीं, लेकिन आप जस्ट नॉलेज के लिए जान सकते हो। जो आपके लंग्स होते हैं, आपके जो फेफड़े हैं, जब सांस लेते हो तो लंग्स के अंदर जाती है, वो हो गया। और आपका जो हार्ट हो गया, दिल हो गया, ये बहुत ही नाजुक सी चीज़ होती है। खासतौर से जो आपके लंग्स होते हैं वो बहुत नाजुक से होते हैं। अगर थोड़ी सी भी चोट लग गई तो बड़ा नुकसान हो सकता है, यानी जान का खतरा हो सकता है। इसीलिए अंदर ये रिब केज के अंदर रहते हैं। तो अगर मान लो आपके चोट लगी, आप पेट के बल गिर गए या आपके सीने पे किसी तरह चोट लग गई, तो डायरेक्ट आपके लंग्स को चोट ना लग जाए। हड्डी पे लगेगी तो हड्डी तो मजबूत होती है, थोड़ा सह लेगी, या अगर बहुत चोट लगी थोड़ा चलो टूट जाएगी। बहुत रेयर केस में, यानी बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाती है तभी जाके लंग्स डैमेज होता है, लेकिन थोड़े मोड़े के लिए बचाने के लिए ये आपका काम आती है। रिब केज के अंदर जो चीज़ें रहती है वो प्रोटेक्टेड रहती हैं। अब अपने दोस्त से आपको कहना है कि भाई तुम अपना टो को, पैर की उंगली को टच करो विदाउट बेंडिंग देयर नीज। तो घुटने को नहीं मोड़ना है। जैसे आप बैठ के टच कर लो तो बैठना नहीं है, क्योंकि बैठोगे तो घुटना आपको मुड़ेगा, घुटना नहीं मोड़ना है। और घुटना नहीं मोड़ोगे तो बैठ नहीं सकते, बिना घुटना मोड़े कैसे बैठोगे। यानी खड़े खड़े झुक के आपको उससे कहना है कि अपने पैर की उंगली को छुओ, जैसे आप पीटी वगैरह में करते हो ना, उसी तरह से। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। तो वो जब झुक जाएगा, अपने पैर की उंगली छू रहा होगा, तो उस समय उसकी गर्दन पे, जो नेक पे है, वहाँ पर फिंगर रखो और मूव कराते हुए, यानी टच कराते हुए उसकी पीठ की तरफ चलना शुरू करो। इस काम में आपके दोस्त को गुदगुदी भी लग सकती है और वो हंसने भी लग सकता है, लेकिन आपको अपना काम करना है। तो टच करोगे, फील करोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर कुछ हार्ड सी चीज़ है, यानी हड्डी है वहाँ पर आपकी गर्दन में और पीठ में। तो ये जो पूरा गर्दन से लेके पीठ में आपको जो हड्डी फील होगी वो क्या है, ये आपकी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। ये कैसी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। तो छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जो कि जॉइंट रहती हैं। यहाँ देख सकते हो लेफ्ट साइड में फिगर बनी है, तो ऐसे छोटी छोटी ऐसे हड्डी बनी है, ये आपस में जुड़ी है। ठीक है, जॉइंट है, ये पूरी एक हड्डी नहीं है। जैसे मैं इधर आपको बनाकर दिखाऊं तो आप देखोगे ऐसे है, फिर इसके ऊपर ऐसे है, तो यहाँ बीच में ये जॉइंट है। इसमें वैसे कार्टिलेज होता है, जो कि आगे अभी पढ़ोगे आप। तो रीढ़ की हड्डी पूरी ऐसे एक हड्डी नहीं होती है, बल्कि छोटी छोटी हड्डियाँ जॉइन रहती हैं। तो हर एक जो हड्डी होती है उसको हम वर्टिब्रे कहते हैं। आपकी जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसके अंदर 33 वर्टिब्रे होते हैं। यानी ये जो पूरे छोटे छोटे अगर हम काउंट करना शुरू करें तो वो आपको कितने पता चलेंगे कि ये 33 हैं। जो रिब केज है वो ज्वाइन होता है इन्हीं हड्डी से। जैसे मैंने आपको बताया कि पीछे साइड में वो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है, तो इसी जो है बैकबोन से जुड़ती हैं। अगर आपकी जो बैकबोन है वो एक लंबी हड्डी से बनी होती तो क्या आपका दोस्त मोड़ पाता? नहीं झुक पाता भाई, बिल्कुल एकदम फ्लैट टाइप की होती तो सीधी एक हड्डी से तो नहीं कोई चीज़ मोड़ सकती, जॉइंट होता है तभी मोड़ सकती है। तो यहाँ कई सारे जॉइंट होते हैं, इसीलिए बहुत तरीके से हम फ्लेक्सिबल तरीके से मोड़ सकते हैं। और जगह के जॉइंट अगर आप देखो, जैसे एल्बो देख लो, नी देख लो, तो वहाँ पर किसी एक पॉइंट से वो घूमती है। एल्बो जॉइंट का देखो तो एल्बो के पास से आपका जो हाथ है, जो आर्म है, वो बेंड होगा। लेकिन अगर बैकबोन की बात करें, पीठ की बात करें, तो पूरा ऐसे राउंड सा बनता है। जैसे आप झुकोगे ना तो आपका ऐसे पीठ होती है, तो ये राउंड इसीलिए होता है। छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं और वो इस तरह से शेप बना लेती हैं। हर हड्डी थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट करती है और ऐसे राउंड सा बन जाता है। अब अपने दोस्त से कहना है कि वो खड़ा हो और अपने हाथ से प्रेस करे वॉल को, यानी धक्का दे दीवार को। एंड आस्क हर टू पुश द वॉल, यानी दीवार को दोनों हाथ से धक्का देना है। इस तरह से उसको करने को कहना है, कैसे दीवार को धक्का दे खड़ा होके। तो जब वो करेगा, डू यू नोटिस 2 बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर। तो जब वो ऐसे खड़ा होकर दीवार को धक्का देगा तो उसके पीछे साइड में देखोगे, कंधे के पास, शोल्डर के पास 2 हड्डी आपको फील होगी। जब वो धक्का देगा तो हड्डी थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती है। वैसे तो वो फ्लैट रहता है आपकी पीठ, लेकिन जब धक्का देगा तो वो हड्डी बाहर की तरफ थोड़ा निकलती है। ये चीज़ आप खुद अपने से भी ट्राई कर सकते हो। जैसे अपना कोई एक हाथ ले लो, लेफ्ट हैंड ले लो या राइट ले लो। तो चलो, जैसे लेफ्ट वाला आपको लेना है और शोल्डर के पीछे हिस्से को टच करने की कोशिश करो, तो वहाँ आपको एक हड्डी बाहर की तरफ निकली हुई फील होगी। उसी की बात कर रहा है। तो वो कौन सी होती है? दे आर शोल्डर बोन्स। तो आपको फिगर ऊपर दी हुई है, तो ये जो आपकी है ये आपकी शोल्डर बोन है। दोनों साइड आपको ये हड्डी मिलेगी। इस इमेज में देख सकते हो, ये पीछे से लिया गया है, रेड कलर से आपकी जो दिख रही है ये शोल्डर बोन है। अब ऑब्जर्व करो फिगर 8.13 नीचे जो आपको दी हुई है केयरफुली। ये जो स्ट्रक्चर है इज मेड ऑफ पेल्विक बोन्स। तो यहाँ जो आपकी हड्डियाँ, कई सारी हड्डियाँ आपस में मिली हुई हैं और मिलके एक स्ट्रक्चर बना रही है, ढांचा बना रही हैं। इसी को हम कहते हैं पेल्विक बोन्स। जैसे आप देखोगे एक हड्डी ये है और एक आपकी ये वाली है,
फिर नीचे एक होती है। इस तरह से ये सारा जो पूरा कनेक्शन है वो आपका पेल्विक बोन्स है। दे इंक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक। तो पेट के नीचे का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो इसी पेल्विक बोन से बना होता है। दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन। तो यही वो हिस्सा होता है जिस पे आप बैठते हो, यानी बैठने वाला जो हिस्सा होता है वो ये है, इसी के बल पे आप बैठते हो। तो इन सब के बारे में देखो बहुत डिटेल में आपको नहीं बताया गया, जैसे शोल्डर बोन्स हो गया, पेल्विक बोन्स हो गया, बस जितना आपको बताया जा रहा है वही इतना इंपॉर्टेंट है। वरना पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके एक एक पार्ट्स, कैसे मूवमेंट होता है, लेकिन जितना आपके एनसीईआरटी में लिखा है बस उतना ही आपको पढ़ना है, वही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बता रहा हूँ कि हाँ ये देख लो। जो डायग्राम एक्स्ट्रा समझाने के लिए जो यहाँ लिखा हुआ है, ज़रूरत पड़ रही बस वही डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं स्कल की, खोपड़ी की। ये भी बनी होती है बहुत सारी हड्डियों को ज्वाइन करके। फिगर 8.14 में देख सकते हो। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो आपकी सर की जो हड्डी होती है वो कई हड्डी से मिलकर बनी होती है, ज्वाइन रहती है। तो इस फिगर में देख सकते हो यहाँ आपको हल्का सा ज्वाइंट दिख रहा है, ये ऐसे देखो, यहाँ दिख रहा है तो ठीक है, नहीं अपनी बुक में देख सकते हो इस तरह से हड्डी है। तो ये कई सारी हड्डियाँ हैं जो आपस में जुड़ी हैं। यहाँ पर आपको जो ज्वाइंट्स दिख रहे हैं ये सब कैसे ज्वाइंट है? फिक्स ज्वाइंट। यहाँ से मूवमेंट नहीं होता कि आपकी खोपड़ी घूम रही है, चपटी हो गई, लंबी हो गई, इस तरह से नहीं हो रही, कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा। सर जैसा है वैसे ही रहता है। तो ये जो आपका स्कल है, जो खोपड़ी है, वो इंक्लोज करती है, यानी बंद कर रखती है और प्रोटेक्ट करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारी बॉडी का है, जिसे हम ब्रेन कहते हैं। आपका दिमाग इसी के अंदर बंद रहता है और सुरक्षित रहता है उसी के अंदर। तो हमने डिस्कस कर लिया बहुत सारी बोन्स के बारे में और जॉइंट्स के बारे में जो हमारे स्केलेटन के अंदर, कंकाल के अंदर होते हैं। देयर आर सम एडिशनल पार्ट, कुछ एडिशनल पार्ट होते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं स्केलेटन के, जो कि उतने हार्ड नहीं होते जितना कि हड्डी होती है। और ये ऐसे होते हैं जिन्हें हम बेंड कर सकते हैं, इन्हें हम कार्टिलेज कहते हैं। यानी जो हमारा स्केलेटन है, कंकाल है, उसमें एक तो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं। और हड्डी के बारे में हमने क्या पढ़ा कि वो हार्ड होती है, मुड़ नहीं सकती। जहाँ जॉइंट होता है सिर्फ वहीं से मुड़ेगी, बीच से कहीं नहीं मुड़ेगी। लेकिन ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम कार्टिलेज है, ये हार्ड होती है लेकिन हड्डी जितना हार्ड नहीं होती। इसको हम बेंड भी कर सकते हैं, मोड़ भी सकते हैं। अब कहोगे ये कहाँ होती है, कैसे हम इसको फील कर सकते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। फील योर ईयर। अपने कान को महसूस करो। कैसे करोगे? टच करो। तो टच करोगे तो आपको क्या पता चल रहा है? डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट्स? क्या आपको कोई हार्ड सा बोनी यानी हड्डी जैसा कुछ लग रहा है क्या? दैट कैन बी बेंड। वो हार्ड सा कोई चीज़ आपको फील होगा, हड्डी जैसा लगेगा आपको, लेकिन वो बेंड हो सकता है। तो हड्डी जैसा आपको इसीलिए लगेगा क्योंकि आपने हड्डी के बारे में, बोन के बारे में यही पढ़ा है कि बोन हार्ड होती है और वो बेंड नहीं होती। लेकिन टच करोगे तो आपको ये हार्ड लगेगा। अपने ईयर में ऊपर वाले हिस्से में अगर टच करोगे तो आपको हार्ड सा कोई चीज़ फील होगा, लेकिन वो बेंड हो रहा होगा। अगर उसे दबाओगे, इधर उधर बेंड करोगे तो वो मुड़ जाएगा। अगर बेंड हो जा रहा है तो मतलब वो हड्डी नहीं है। फिगर 8.15 में देख सकते हो, नीचे यहाँ पर अपर पार्ट ऑफ ईयर हैज़ कार्टिलेज। तो ऊपर वाला हिस्सा कान का जो होता है उसमें कार्टिलेज होता है। तो वहाँ पर ऊपर वाले हिस्से में कोई हड्डी नहीं है। क्या ऐसी बात है? हाँ, बिल्कुल हड्डी नहीं है, क्योंकि बोन होती तो वो हार्ड होती और बेंड ना होती, लेकिन ये तो बेंड हो रहा है। डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शन अबव इट? तो कान में एक देखो ऊपर वाला हिस्सा है और एक बिल्कुल नीचे वाला जो हिस्सा है जिसे ईयर लोब कहते हैं। फिगर 8.16 में देख सकते हो द ईयर लोब, जो नीचे यहाँ पकड़ा है ये ईयर लोब है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि कान के ऊपर वाले हिस्से में और जो नीचे वाला हिस्सा यानी ईयर लोब वाला जो हिस्सा है उसमें कोई डिफरेंस आपको नजर आया, कुछ फर्क आपको दिखा? फिगर 8.16 एज यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर्स, यानी ऊपर वाले हिस्से को उंगली से दबा कर देखो और नीचे जो ईयर लोब है उसको दबा के देखो, कुछ डिफरेंस आपको समझ में आया? तो बिल्कुल आपको डिफरेंस समझ में आएगा। क्या आपको ये फील हुआ कि जो कान के ऊपर वाला हिस्सा है वो उतना सॉफ्ट नहीं है जितना कि जो ईयर लोब है? यानी जो ईयर लोब है नीचे वाला हिस्सा, आप खुद टच करके देखो, आपको सॉफ्ट सा फील होगा, लेकिन कान को ऊपर वाला हिस्सा उस तरह से सॉफ्ट फील नहीं हो रहा है, थोड़ा हार्ड सा फील हो रहा है, लेकिन उतना हार्ड नहीं जितना कि आपकी बोन होती है। क्या ऐसा है? यस, बिल्कुल यही बात है। तो ये आपका कार्टिलेज है। तो कार्टिलेज को बस ऐसे समझो कि ये हार्ड होता है लेकिन बोन जितना हार्ड नहीं होता, बोन से कम हार्ड होता है और ये बेंड हो सकता है, जबकि बोन बेंड नहीं हो सकती। तो एक तो कार्टिलेज आपके कान में होता है, इसके अलावा बॉडी के और भी जॉइंट्स में होता है। डिटेल आपको यहाँ नहीं दी इसलिए मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन बस इतना याद रखना कि सिर्फ कान में नहीं होता। जैसे आपका नाक में होता है, नाक के आगे वाले हिस्से को टच करो तो वो भी नाक का बिल्कुल पॉइंट वाला हिस्सा, वहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो बेंड हो सकता है। तो हमने देख लिया जो हमारा स्केलेटन होता है, कंकाल होता है, वो बहुत सारी हड्डियों से, जॉइंट से और कार्टिलेज से मिलके बना होता है। आप फील कर सकते हो, बेंड कर सकते हो, मूव कर सकते हो, मैनी ऑफ देम, यानी इनमें से बहुत सो को। जैसे कार्टिलेज है, इसको आप बेंड कर सकते हो, जॉइंट के पास से आप बेंड कर सकते हो, मूव करा सकते हो, बोन को आप टच करके फील कर सकते हो। अब आपको एक नीट सी फिगर बनानी है स्केलेटन की अपनी नोटबुक में, तो जो आपको बुक में दिया हुआ है उसी को आप बना सकते हो।
हमने बोन्स के बारे में पढ़ा जो कि हमारी बॉडी में होती है, जॉइंट्स के बारे में पढ़ा जो कि मदद करते हैं अलग अलग तरीके से मूवमेंट में। अब एक सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है, व्हाट मेक्स द बोन मूव द वे दे डू। हड्डी जिस तरह से मूव करती है, यानी जॉइंट के पास से मूव करती है, तो वो कैसे मूव करती है। यानी आप कहोगे कि जॉइंट होते हैं, वहाँ पास से मूवमेंट होती है, लेकिन होती क्यों है। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि जो आपका डोर होता है वहाँ पर हिंज जॉइंट होता है, उसके अबाउट डोर घूम सकता है, खुल बंद हो सकता है, तो वो जॉइंट है, वहाँ से घूम सकता है। लेकिन क्या वो अपने आप घूमेगा, दरवाज़ा अपने आप खुल बंद होता रहेगा क्या। आपको दरवाज़ा खोलना बंद करना पड़ेगा। हिंज जॉइंट की वजह से दरवाज़ा खुल बंद हो सकता है, वो दीवार की तरह नहीं है कि जहाँ है बस वहीं फिक्स है। घूम सकता है, लेकिन उसे घुमाने के लिए, उस जॉइंट के अबाउट मूवमेंट कराने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, दरवाजे को खोलना बंद करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से हड्डी, वहाँ जॉइंट तो है, वहाँ से मूव तो कर सकती, लेकिन अपने आप मूव नहीं करती, कोई चीज़ है जो उसको मूव कराती है। तो उसी के बारे में चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। मेक अ फिस्ट विद वन हैंड, एक हाथ की मुट्ठी बनाओ और बेंड करो अपने आर्म को एल्बो के पास से और टच करो अपने शोल्डर को थंब से। फिगर आपको 8.17 देखना है। क्या आपको कोई चेंज दिख रहा है आपके अपर आर्म में। टच इट विद अदर हैंड, दूसरे हाथ से आप टच करके देखो। जो आपका अपर आर्म है ना, उसको दूसरे वाले हाथ से पकड़ो और फिर इस तरह से मूव करा के देखो। डू यू ऑब्जर्व अ स्वॉलन रीजन इन द अपर आर्म, क्या आपको कोई फूला सा चीज़ दिखेगा। भाई जब हाथ आप मोड़ते हो और अपने अपर आर्म वाले हिस्से पे, यानी यहाँ जो आपका ये हिस्सा है, इसको दूसरे वाले हाथ से पकड़ो, तो जब आप अपनी मुट्ठी को कंधे के पास ले जाओगे, यानी एल्बो के पास से बेंड करोगे, तो देखोगे वो अपर आर्म वाला हिस्सा थोड़ा सा फूलेगा। तो इसी को हम मसल कहते हैं। यानी एक तो हड्डी होती है, हड्डी के ऊपर नीचे, यहाँ देख सकते हो रेड कलर से ये बना हुआ है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। नीचे वाले डायग्राम में भी यहाँ एक ठो बना है और दूसरा नीचे की तरफ बना है। तो हड्डी के दोनों तरफ जो चीज़ है उसको हम मसल्स कहते हैं। ऊपर वाले डायग्राम में देखो, जब इसने हाथ को मोड़ा तो ये जो मसल्स है उसकी फूल गई। अब जो ये मसल होती हैं वो बल्ज हो जाती हैं, फूल जाती हैं ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना होता है। इट बिकम स्मॉलर इन लेंथ, कोई चीज़ की लंबाई अगर कम होती है, सिकुड़ती है, तो क्या होगी, लंबाई उसकी कम हो जाएगी। तो इसी को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, सिकुड़ना, लंबाई का कम होना। तो जब आपकी मसल्स सिकुड़ती हैं तो वो फूल जाती हैं। और सिकुड़ेंगी कब, जब आप हाथ को मोड़ोगे, जब बेंड करोगे एल्बो के पास, तो अपर आर्म में जो आपकी मसल्स हैं उसका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो फूल जाएगा। अब अपने आर्म को वापस नॉर्मल पोजीशन पे ले आओ, नहीं सीधा आप कर लो। व्हाट हैपेंड टू द मसल, अब देखो मसल्स को क्या हुआ। इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड, क्या अभी भी वो कॉन्ट्रैक्टेड है, क्या अभी भी वो सिकड़ी हुई है। यानी जब आपने हाथ मोड़ा तब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सिकुड़ गई, और सिकुड़ने की वजह से थोड़ा सा फूल गई। तो जब आप हाथ नॉर्मल करोगे, यानी फिर से सीधा करोगे, तो फिर से वो जितना फूली थी वापस से वो कम हो जाएगी और लूज हो जाएगी। यानी अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रह गई। सिकुड़े का जो हाथ हम मोड़ेंगे, तो आपसे पूछ रहा है इज इट कॉन्ट्रैक्टेड, नो, अब नहीं कॉन्ट्रैक्ट है ये। आपको ऐसा ही कॉन्ट्रैक्शन मसल्स के अंदर जो आपके पैर में है वहाँ भी देखने को मिलेगा जब आप चलते हो या दौड़ते हो। यानी सिर्फ हाथ में ही मसल्स इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, बल्कि बॉडी के और पार्ट्स में भी, जैसे आपका लेग्स हो गया, वहाँ पर भी यही चीज़ होती है। तो होता क्या है यहाँ पर, व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल्स, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ती हैं, तो क्या होती है, बिकम शॉर्टर, वो छोटी हो जाती हैं। स्टिफर, स्टिफ का मतलब होता है कड़ा, मतलब टाइट हो जाती हैं। एंड थिकर, यानी मोटी हो जाती हैं। जो बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं ना, जब अपनी बॉडी दिखाते हैं तो कैसे कर दिखाते हैं, हाथ ऐसे मोड़ते हैं, तो देखोगे उनकी जो बॉडी है, जो अपर आर्म है, वहाँ पर जो मसल्स है वो फूल जाती हैं, एकदम टाइट हो जाती हैं। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, अगर थोड़ी सी आपकी बॉडी हो तो आप देखोगे जब हाथ मोड़ोगे तो वो जो है हिस्सा टाइट हो जाएगा और थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, और जो मसल्स की लेंथ है वो छोटी हो जाती है। मसल की लेंथ आप इतना ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन इतना आप फील कर सकते हो कि हाँ, जो मसल्स है वो टाइट हो गई हैं और मोटी हो गई हैं। तो यही जो मसल्स हैं वो पुल करती हैं बोन को, यही यानी घुमाती हैं। यही मसल्स जो हैं कैसे घुमाती हैं, देखो मसल्स पेयर्स में वर्क करती हैं। दो मसल्स होगी, मिल के ये बोन को उसके जॉइंट के पास से मूव कराती हैं। जब इनमें से एक, यानी एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ती है, तो जो बोन है वो पुल हो जाती है उस डायरेक्शन में। यानी जिस डायरेक्शन में मसल्स सिकुड़ेंगी उस डायरेक्शन में बोन मूव हो जाएगी। जैसे आप अपने आर्म की बात कर लो, तो ऊपर वाले हिस्से में जो मसल्स आपके हैं, यानी जो आपका डायग्राम यहाँ देख सकते हो, अपर आर्म में एक ऊपर मसल्स है और उसी अपर आर्म में नीचे भी एक मसल है, दो मसल्स है ना। तो जब ऊपर वाली सिकुड़ेगी तो हाथ ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, तो ऊपर वाला तो सिकुड़ जाएगा, दूसरी वाली जो मसल है यानी नीचे वाली वो रिलैक्स हो जाएगी, यानी वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। अब बोन को अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है, यानी आपने हाथ मोड़ लिया, तो हाथ मोड़े तो ऊपर वाली जो मसल थी वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, सिकुड़ी, और नीचे वाली रिलैक्स हो गई, ढीली हो गई। जब वापस से आप हाथ सीधा करोगे, यानी अब उल्टा मूव करा रहे हो हाथ को, तो क्या होगा, द रिलैक्स मसल कॉन्ट्रैक्ट, जो नीचे वाली रिलैक्स थी पहले वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, टू पुल द बोन
टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ताकि ओरिजिनल पोजीशन में जैसे जहाँ पर थी पहले वो बोन वहाँ पर आ जाए। वाइल द फर्स्ट रिलैक्स, अब जो ऊपर वाली थी वो रिलैक्स हो जाएगी। ये चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ आर्म का, ठीक है। जो मसल्स हैं वो पुल कर सकती हैं, यानी वो खींच सकती हैं, पुश नहीं कर सकती, धक्का नहीं दे सकती। पुल करने में क्या होता है, जब किसी चीज़ को पुल करते हैं हम तो अपनी तरफ खींचते हैं, यानी मसल सिकुड़ेगी तो जिस तरफ सिकुड़ेगी अपनी तरफ वो बोन को मूव कराएगी। अगर पुश कर सकती तो दूसरी तरफ मूव करा देती, तो एक ही तरफ सिर्फ ये मूव करा पाएगी, जिधर सिकुड़ेगी उधर तरफ बोन मूव हो जाएगी। तो इसीलिए अगर दो मूवमेंट करना है, यानी एक बार मुड़ा फिर वापस नॉर्मल करना है, तो मोड़ने में जिस डायरेक्शन में आपका हाथ जाएगा वापस नॉर्मल करने में इसको उल्टा जाएगा, तो एक बार मुड़ तो जाएगी एक मसल की वजह से, लेकिन दोबारा वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में नहीं जा पाएगी। उसके लिए एक और मसल चाहिए जो दूसरी तरफ हो, ताकि वो जब कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो अपनी तरफ खींच ले। इस तरह से बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो सके। तो जो दो मसल्स हैं उनको एक साथ काम करना होगा ताकि बोन मूव करे, वरना एक बार मूव हो गई तो नहीं होगी। अगर एक मसल है तो दोनों है तो दोनों तरफ वो मूव करती रहेगी। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं प्रैक्टिकल करके कि कैसे होता है। तो यहाँ एक छोटा सा मैंने मॉडल बनाया है जिससे एक्सप्लेन कर सकूँ कि मसल किस तरह से वर्क करती है। जैसे आपकी ऐसे हड्डी होती है, जैसे हाथ मान लो, तो ये अपर आर्म के हिस्से की अगर बात कर लें तो एक ऊपर मसल होती है और एक नीचे होती है। अब देखो कैसे वर्क करती है। जैसे मान लो आपका हाथ ऐसे अभी सीधा है, इस केस में जो मसल है देखो वो ऊपर वाली देखो लंबी सी है कि नहीं। अब ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यानी इसकी लेंथ जब छोटी होगी तो होगा क्या, ये देखो जैसे मैं इसको छोड़ दूँ तो ये ऐसे घूम गई। तो ये हाथ इस तरफ क्यों घूमा, क्योंकि जो मसल है वो सिकुड़ गई, यानी इस तरफ भागी तो हाथ भी उसी डायरेक्शन में गया आपका, यानी जो आपका फोर आर्म वाला हिस्सा है वो भी इधर गया। तो मसल आपकी छोटी हो जाती है, और जब छोटी होगी कोई भी चीज़ है अगर उसकी लंबाई को कम करोगे, उसको दबाओगे तो वो फूल जाएगी। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है कि मसल आपकी फूल जाती है अगर लंबाई इसकी कम हो तो, और मसल टाइट भी हो जाएगी। तो ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करी यानी सिकुड़ी तो इसने पुल किया अपनी तरफ, फोर आर्म को खींचा, तो बस पुल कर सकती है, पुश नहीं कर सकती। यानी अब अगर हाथ सीधा करना है तो मसल ऐसा नहीं कि एक्सपैंड कर जाएगी, ये फैल जाएगी और हाथ सीधा हो जाएगा, बस ये अपनी तरफ खींच सकती है। ये हो गई, तो अब ये मसल इसको वापस अपनी जगह पहुंचा नहीं सकती, इसीलिए एक मसल नीचे की तरफ होती है। देखो अभी ये जो मसल ऐसे घूम के जा रही है यानी ये लंबी है, ये छोटी होगी तो ये लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाली मसल जब सिकुड़ेगी तो इसे अपनी तरफ खींचेगी, और ये यानी ये ऐसे सिकुड़ेगी, इस डायरेक्शन में ऐसे दबाएगी, तो ये हाथ जो आपका फोर आर्म वाला हिस्सा है वो ऐसे नीचे की तरफ आएगा और ये सीधा हो जाएगा। तो सीधा करने के लिए ये वाली नीचे वाली जो मसल है वो काम आती है, और जब इसको मोड़ना होता है तो ये ऊपर वाली जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। इस तरह से कुछ मूवमेंट है। आई होप कुछ आइडिया आपको लगा होगा, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा कि कैसे आपकी मसल्स वर्क करती हैं और कैसे ये जॉइंट के पास से मूवमेंट कराती हैं। आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट, क्या जो आपकी मसल्स हैं और जो बोन्स हैं ये दोनों हमेशा ज़रूरी होती है मूवमेंट के लिए? तो ऐसा नहीं है। आप कहोगे नो, क्योंकि कुछ एनिमल्स अभी आगे हम देखेंगे ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर मतलब बिना बोन्स के भी वो मूवमेंट कर सकते हैं। अब दूसरे एनिमल्स किस तरह से मूव करते हैं? क्या सारे एनिमल्स के पास बोन्स होती है? तो इसका आंसर है नो, नहीं, हर एनिमल के पास नहीं होती। व्हाट अबाउट अर्थवॉर्म और अ स्नेल? अर्थवॉर्म या स्नेल के बारे में अगर हम बात करें तो उनके साथ क्या होगा? क्योंकि इन दोनों के पास तो बोन होती नहीं, हड्डी होती नहीं, तो क्या ये मूव नहीं करते? मूव तो करते हैं। इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि हड्डी हो तभी मूवमेंट हो सकता है, बिना हड्डी के भी खाली मसल्स की वजह से भी मूवमेंट हो जाता है। अब चलिए स्टडी करते हैं द मैनर ऑफ मूवमेंट, किस तरह से मूवमेंट होता है। दैट इज गेट ऑफ सम एनिमल्स। गेट का मतलब चाल, यानी कुछ एनिमल्स किस तरह से चलते हैं, उनकी चाल किस तरह से है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये जो टॉपिक है नेक्स्ट वाला, इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।